राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने ये तय करा कि रिको जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होते हैं, जो राजस्थान के अंदर जिसके पास जिम्मेदारी है, उसके 2021-22 के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हो। इसमें तकरीबन 14 हमारे साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया। कुलदीप धनखड़ जी, डॉक्टर रितु बनावत जी, गोपाल शर्मा जी, अनीता बघेल जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, जेठानंद व्यास जी, यूनुस खान साहब, अब्दुर्राम मेघवाल जी, प्रियंका चौधरी जी, राम साहेब वर्मा जी, अशोक कोठारी जी, रामविलास जी, केसराम चौधरी जी और अतुल बंसाली जी। सभी ने अच्छे सुझाव भी दिए। कुछ समस्याएं जो चलती आ रही हैं वो सदन के और पूरे राजस्थान के ध्यान में भी लेकर आए। ये 21-22 की जब पिछली सरकार का कार्यकाल था, उसके उद्योगों के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है। आप विडंबना देखिए, आज विपक्ष गायब है। यही तो मौका था सभापति जी, यही तो मौका था राजस्थान के सामने, सदन के सामने या सत्ता पार्टी के सामने। जितना शानदार अगर काम करा था तो टिकते हैं यहां पर और अपने काम को डिफेंड करते हैं। ये मदन दिलावर रिको के तो था बहाना, सदन से था भागना। मैं उस चर्चा में ही नहीं जाता। मदन तो था बहाना, सदन से था भागना। मैं उस चर्चा पे नहीं जाता किस कारण से वो गए, क्योंकि वो एक पूरी अलग चर्चा है। उद्योग और इन्वेस्टमेंट जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस प्रदेश में आते हैं, जिस देश में आते हैं, वहां अर्थव्यवस्था सुधरती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एंसिलरी यूनिट्स आ जाती हैं, बहुत सारे व्यवसाय उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने देखा देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कितना परिवर्तन आया, केवल इसी कारण से कि देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्योगों के लिए रास्ते खोले गए, इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोले गए। आज दुनिया अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो भारत के अंदर करना चाहती है। इतना महत्व है इंडस्ट्रीज का, इन्वेस्टमेंट्स का। और राजस्थान के अंदर इस इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो रिको के पास है। मैं आज के दिन राजस्थान के जितने भी व्यवसायी हैं, सदन की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि देश आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के व्यवसायी का भी हाथ है इसके अंदर। मैं उनको बधाई देता हूं। हमें निश्चित रूप से उन्हें और अवसर देने हैं और बढ़ाना है। हमें राजस्थान को टूरिज्म के साथ साथ, योद्धाओं के राज्य के साथ साथ इंडस्ट्रियल राज्य भी बनाना है, और यही हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। अब इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, और यह बहुत जरूरी बात है, कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, उसके अंदर पिछली सरकार विपक्ष की थी, पिछली सरकार विपक्ष की थी, फिर भी रिको को पूरा समर्थन केंद्र सरकार ने दिया। यह एक उदाहरण है, एक शानदार उदाहरण है कि विपक्ष की सरकारें होने के बावजूद भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए, उसमें कोई रुकावट नहीं करी। सबका साथ हो, सबका विकास हो, इसीलिए रिको कुछ काम कर पाया। लेकिन अंतर देखिए, जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के होते हैं, उन्होंने पता नहीं कहां अपने आप को शायद एक विधानसभा के मुख्यमंत्री मान लिया। एक उदाहरण देता हूं, जो यहां हमारे जो सदस्य थे उनमें से एक ने कहा भी था, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना थी कि भीलवाड़ा के अंदर जहां कपड़ा तैयार होता है वहां पर एक टेक्सटाइल पार्क आए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, भीलवाड़ा में नहीं, जोधपुर में लाए। चलो कोई नहीं, जोधपुर में ही ले आते हैं। लेकिन जोधपुर में जब कपड़ा बनता ही नहीं है तो टेक्निकली फेल हो गया वो, तो राजस्थान के अंदर ना भीलवाड़ा में आया ना जोधपुर में आया। बताइए मुझे नुकसान किसका हुआ?
अब पिछली सरकार के अंदर जो अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई थी, तो वो तो उसी को देखते थे कहां से पैसा लाया जाए, क्योंकि उनको उस पैसे का इस्तेमाल करना है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जिस रीको को मदद कर रहे थे, तो वो प्रोडक्शन भी कर रहा था, वहां मुनाफा भी हो रहा था, तो रीको के पास पैसा भी था। हजारों करोड़ रुपए रीको से लेकर चुनावी फायदे की जो योजनाएं बनाई गई वहां पर इस्तेमाल कर दिया गया। ये रीको के अंदर जितने जितने क्षेत्र अलग अलग जो विधायकों ने जो अपने क्षेत्र की पीड़ा बताई कि वहां पर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो इसी कारण से तो नहीं हुआ कि पैसे तो दूसरी योजनाओं में जा रहे थे, चुनाव की योजनाओं में जा रहे थे, और वो पैसा अभी तक लौटा भी नहीं है रीको के पास। हजारों करोड़ रुपए चुनाव के प्रचार प्रसार के अंदर भी लगाए गए, ये वेस्टेज हुआ। एक और मैं शानदार आपको उदाहरण देता हूं, इससे बड़ा उदाहरण इस सदन के लिए नहीं हो सकता। बजट की घोषणा तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जो सरकार बजट की घोषणा करती है फिर पूरे दमखम से उस बजट की घोषणा को पूरा करती है। पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान की पिछली सरकार ने, पिछले मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र की संख्या बजट के अंदर घोषणा करी 176, 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। लेकिन बनाए कितने? इन्होंने 176 बनाने का वादा करा और बनाए 31, मात्र 31। और उन 31 के अंदर भी जो कुल आवंटित भूखंड थे वो थे तकरीबन 1660। इतने आवंटित थे 1660। अब सुनिए मजेदार बात, 1660 के करीब आवंटित थे, उसमें से प्रोडक्शन में कितने आए? पिछले 5 साल में प्रोडक्शन में मात्र 1660 में से मात्र 43, यानी 2.5% का रिकॉर्ड है प्रोडक्शन। काम में तो 2.5%, और पता नहीं लेने देने में कितने परसेंट होगा, आप समझ सकते हो। ये बात मुझे नहीं पता, ये बात मुझे नहीं पता, ये विपक्षी बता सकता था, लेकिन विपक्ष यहां से निकल गया। अब अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हम उदाहरण भी लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। अगर हमें वाकई में अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो उसके अंदर नीति, नियत और दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और हमारी इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अभी से तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेकर आएंगे। वैसे भी सूर्य देव की कृपा है राजस्थान के ऊपर, सोलर पावर है हमारे पास, पवन पुत्र हनुमान, हवा से कोई कमी नहीं है यहां पर। इन सब का फायदा हमारे को उठाना है। हमारे सदस्यों ने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो रेट कम होनी चाहिए। हम कंपटीशन में भी हैं अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मान लीजिए। राजस्थान दूसरे प्रदेशों के साथ मुकाबले में भी है। कोई बिजनेस लगाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि यहां वो बगल में भी लगा सकता है कहीं पर। इसलिए इस मुकाबले के अंदर हमारे को सस्ती जमीन देनी बहुत जरूरी है। तो लैंड कॉस्ट कम हो, इसके ऊपर हमारा चर्चा चिंतन चल रहा है। हमारी नई पॉलिसी हम तैयार कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम होगा अगर लैंड कॉस्ट कम होगी तो। और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर, और ये अखबारों में भी आ चुका है कि सबसे कीमती जो कमर्शियल बिजली है पूरे देश के अंदर वो राजस्थान में थी। हमें उसको भी बदलना है। बिजली की जो हालत विपक्ष करके गया है वो तो सब जानते हैं। हमारे को बिजली भी सस्ती करनी है, तो सोलर के ऊपर बड़े काम हो रहे हैं, मैं उसके ऊपर आगे आऊंगा। हमें जेन्युइन बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना है। इसकी भी चर्चा आई थी कि रियल एस्टेट वाले नहीं आ जाएं कि वो लेकर बैठ जाएं, उसके बाद कीमतें बढ़ते रहें। नहीं, हमारे को जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनको बढ़ावा देना है। उसके ऊपर भी पूरा सोच विचार चल रहा है, किस तरह से, कितने समय के अंदर प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए और पेनल्टी लगनी चाहिए। जैसे एक सदस्य ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो वापस ले लो, क्योंकि ये जमीन राजस्थानियों की है, इसको कोई हत्या नहीं सकता। और अगर हम जमीन दे रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ताकि ट्रेडिंग हो, ताकि वहां पर व्यवसाय और बढ़े। हमारे एमएसएमई के अंदर बहुत अच्छा सुधार दिया था यूनुस खान साहब ने। एमएसएमई के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसएमई के लिए 250 अलग से हमने कुछ उपखंड रखे हुए हैं,
जहां 250 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर के प्लॉट अलग से एमएसएमई के लिए रखे गए। हमने एमएसएमई के लिए पहले ई ऑक्शन होता था, हमारे एक सदस्य ने सही कहा, ई ऑक्शन होता था, कीमतें बहुत ऊपर चली जाती थी, तो कीमत ऊपर जाएगी तो दूसरे राज्य के अंदर उसको सस्ते में अगर जमीन मिल रही है तो वो यहां क्यों बिजनेस करेंगे। हमने एमएसएमई के अंदर लॉटरी सिस्टम शुरू कर दिया है, आपकी जानकारी के लिए। बहुत सारे, अभी यूनुस खान साहब ने बोला था कि तकरीबन 51,000 एकर्स हमारे पास जमीन पूरी इसके लिए लगी हुई है, हेक्टेयर्स पूरी जमीन उद्योगों के लिए ली हुई है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब ज्योग्राफिक एरिया को ध्यान में रखते हुए, जिस क्षेत्र के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर इंडस्ट्री लगनी जरूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब जैसे ब्लू पॉटरी जहां पर होती है वहां ब्लू पॉटरी का लगे, जहां कॉटेज इंडस्ट्री होती है वहां कॉटेज, जैसलमेर के अंदर अगर काश्तकारी होती है तो वहां वो लगे, अगर कहीं पे मिठाई का उत्पादन होता है, कहीं नमकीन बनती है तो वहां पर वो लगे, कहीं पर पत्थर का काम होता है तो वहां पर वो लगे। इसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। हमारे लिए एक आशीर्वाद है, पूरे राजस्थान के अंदर जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका 1/3 हिस्सा राजस्थान में है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 1/3 हिस्सा राजस्थान में है, उसको एक्सप्लॉइट करने का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी जो कोर स्ट्रेंथ है उस कोर स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा हमें लेकर आना है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जॉब्स हो। अगर हमें छलांग लगाकर, जो राजस्थान पिछड़ गया है, अगर हमें छलांग लगाकर आगे पहुंचना है, महाराष्ट्र या दूसरे गुजरात जैसे राज्यों को के साथ में आना है, तो हमें नई टेक्नोलॉजी को भी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा है, राजस्थान के अंदर भरमार जमीन है, सूर्य ऊर्जा है, डेटा सेंटर हमारे यहाँ आराम से लग सकते हैं, इसके ऊपर भी फोकस हो रहा है हमारा, तो इनको ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। 2-3 चीजें अध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहला होता है ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास ऐसे युवा हो जो स्किल्ड हो। उसके बाद जरूरत होती है पावर की। पावर की हम बात कर चुके हैं कि कितनी ऊंची कीमतें थी। अब मैं यहां आज इसका अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो पावर के मंत्री हैं और अभी बजट की घोषणा होगी उसमें नई आपको घोषणा है, हम सबको उसकी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से राजस्थान सरकार, किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री साहब डबल इंजन सरकार की ताकत से यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। बिजली की तरफ से हम पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट राजस्थान बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा बिजली से, उसकी तैयारी चल रही है। पानी की जरूरत होती है, पावर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, पानी की जरूरत होती है। अब मुझे बताइए, जो मैं उदाहरण देता हूं आपको, अब इंडस्ट्री की ये बात करते हैं विपक्ष, जो 13 जिले हैं जिसके अंदर ERCP आनी थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी इनको पैसा देने को तैयार थे पिछले 5 साल, लेकिन इन्होंने राजनीति के कारण नहीं करा। अब नुकसान देखिए उसका कितना हुआ कि 13 जिलों के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट, पीने का पानी अलग, इंडस्ट्री के पानी की रिक्वायरमेंट होती है 22 करोड़ लीटर प्रतिदिन। 22 करोड़ लीटर प्रतिदिन, ये पूर्ति राजस्थान की अब भजनलाल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार इसको पूरा करेगी। पिछले 6 महीने हुए हैं जिसके अंदर एक चुनाव भी हो गया, आचार संहिता भी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जहां पानी की कमी थी, वहां हमारे रिको ने 275 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं ताकि पानी जोधपुर से लेकर हम वहां इंडस्ट्रियल एरिया तक ले जाएं। उसी तरह ये KBNIR, वहां पर क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली हुई थी। इन 6 महीने के अंदर हमारी सरकार ने चुनाव तो लड़ाई लड़ा, उसके साथ साथ हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस भी KBNIR के लेकर आ गए। STP और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पार्क, गंदा पानी जो इंडस्ट्री से निकलता है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भिवाड़ी इलाके में एक दिन के अंदर जो हमने CETP लगाया है, वहां एक दिन के अंदर, मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 5-10 मिनट में खत्म करता हूं। आप बोर तो नहीं हो रहे सब? एक कभी और है, चलो।
एक दिन के अंदर राजस्थान के विकास के लिए 2 घंटे नहीं 10 घंटे बोलो, हम सब तैयार हैं। मैं 5-1 मिनट लेता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करता हूं, इसको जल्दी खत्म करता हूं। फिर एक मंत्री और। एक दिन के अंदर भिवाड़ी के अंदर एक दिन में जो हमने पानी को ट्रीटमेंट कराया है वो है 22 लाख लीटर प्रतिदिन गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है 22 लाख लीटर, हम उसको साफ करके 80 इंडस्ट्रीज को साफ पानी दे रहे हैं गंदे पानी को करके। रिको की फैसिलिटीज के बारे में कई सदस्यों ने यहां कहा 450 करोड़ रुपए ये विपक्ष खर्च कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के ऊपर। जो सड़कों की आप बात करते हैं, जो लाइटों की आप बात करते हैं, उसके ऊपर ये प्रति वर्ष 450 करोड़ खर्च कर रहा था। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम इससे दुगने से ज्यादा खर्चा करेंगे और अपने जो भी इंडस्ट्रियल पार्क है उसको और बेहतर बनाएंगे। हमने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू कर दी है। अब किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल के ऊपर वो सीधे हर काम जो रिको के अंदर होता है, हर तरह की फीस, हर तरह की क्लियरेंस अपने मोबाइल पे घर बैठे ले सकते हैं। ये हमने लाल फीताशाही बंद करी है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंदर, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आज नया पूंजी निवेश करने वाला व्यक्ति अपने घर बैठकर देख सकता है कि प्लॉट मुझे कौन सा चाहिए। वो सारे प्लॉटों को देख सकता है, कौन सा प्लॉट अवेलेबल है, कौन सा प्लॉट अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर वो ये भी देख सकता है कि रेलवे लाइन कहां पर है, एयरपोर्ट कहां पर है, पानी कहां पर आया है। ये सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ हमने इसको कर दी है। हम वाकई राजस्थान को आगे ले जाना चाहते हैं। संकल्प भी है, नीति भी है, नियत भी है, जिसके कारण राजस्थान आगे बढ़ेगा। लॉजिस्टिक्स हब को हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि बड़े ट्रेडिंग होती है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां से निकल रहा है, उसको हम प्रमोट करेंगे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, ऐसे अनेकों हम स्पेसिफिक मेडिकल पार्क बनाएंगे। आज मैं उसका अनाउंसमेंट नहीं कर रहा क्योंकि सरकार के शुरुआती दौर में ही ये चर्चा रख दी गई है। बहुत जल्द आप इन सब के नाम सुनेंगे और हम वाकई में पूरे राजस्थान के अंदर एक नया ऊर्जावान एक समय ऐसा लेकर आएंगे जहां डबल इंजन की सरकार वापस से सब लोगों में अब भरोसा लौट आया है, विश्वास लौट आया है कि अब अच्छा काम आएगा। अच्छे दिन आ गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर राजस्थान भी बनेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, राजस्थान भी उसके अंदर पूरा योगदान देगा। हम रोजगार को बढ़ाएंगे, रिको को प्रभावी शस्त्र बनाएंगे, हम राजस्थान की पहचान बदलेंगे और उसके अंदर हम राजस्थान को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मती से मेरा मंत्री जी से, क्योंकि ये उद्योग मंत्री हैं, प्रश्न नहीं होते वैसे, जवाब के बाद। सर जवाब नहीं मांग रहा हूं। मेरा सुझाव ये है कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 12 नदियां बहती हैं, पानी बहुत है और उसके पास जमीन भी बहुत है क्योंकि पूरा नई एक्वायर हुई है। उस पर भी एक आप खुद सर्वे करवा करके वहां जितनी इंडस्ट्री लाओगे तो दिल्ली की सारी इंडस्ट्री आ जाएंगी, बड़ी इंडस्ट्री भी लग जाएंगी। ये इतना ही कहना था, धन्यवाद। अब दूसरा जो अपना आज राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, श्री गुरवीर सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने हमें राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड पर बोलने का अवसर मिला और मैं सरकार के इस नवाचार का धन्यवाद करता हूं कि आपने इन प्रतिवेदनों पर चर्चा सदन में कराई और सबको खुले मन से अपने विचार रखने का आपकी तरफ से हमें व्यवस्था दी गई। मैं आपके सामने इस प्रतिवेदन में जो आंकड़े पेश किए गए हैं कि अब तक पूरे राजस्थान के 50 जिलों में सिर्फ 24 जिलों में हमारे डेयरी सोसाइटी के संघ स्थापित हैं, जिनमें से 19 जिलों में